Dear students, welcome to you in the 11th lecture of atomic structure. Topic of this lecture is Bohr's atomic model. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है there are classical models, there are Thomson atomic model, Rutherford atomic model, Bohr atomic model and Sommerfeld atomic model. These are based upon the particle nature of electron. Another is the wave mechanical model, is also called current atomic model. जो मैं क्लासिकल एटॉमिक मॉडल से उसी के सीरीज में देखें तो थर्ड मॉडल हमारा था बोर्स एटॉमिक मॉडल. इसके बारे में देखते हैं. So their today's topic is the Bohr atomic model. Really, this model is based upon Planck's quantum theory. मैक्स प्लैंक ने जो क्वांटम थ्योरी दी है, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने, उसी के बेस पर जो है इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है. और इस थ्योरी की खास बातें क्या हैं हम लोग पहले वो जान लें. खास बातें ये कि रदरफोर्ड की दो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स थी. फर्स्ट इज द रदरफोर्ड वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. और स्टेबिलिटी ऑफ एटम को यहां पर एक्सप्लेन किया गया. नेक्स्ट, रदरफोर्ड मॉडल अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइंस, और यहां स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन किया गया. इसलिए बीच के वीडियोस में रदरफोर्ड के बाद हमने सबसे पहले आपको स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में स्टडी की और साथ में प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है उन सब के बारे में हम लोगों ने स्टडी की है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह में. तो उन सब का यूज यहाँ पर है आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल में एक्चुअल. क्लियर? तो हम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा हुआ था कि लाइट रेज और रेडिएशंस आर इमिटेड और एब्सॉर्ब्ड ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ टिनी बंडल्स ऑफ पैकेट्स और एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स और क्वांटम. उसी पर बेस्ड है हमारे पास में. तो आइए बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या क्या बातें हैं. दो हमारे पास मेन जो कमियां हमको यहाँ हटाना है, और वो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एन एटम. क्लियर? बोर्स एटॉमिक मॉडल का एक अनदर नेम भी है एक्चुअली में हमारे पास में, ठीक है ना. इट इज आल्सो कॉल्ड बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम. एक्चुअली में जो बोर मॉडल है उससे हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन किया गया है. ये ऐसे आयंस जिनमें केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बाकी को आगे ये अनेबल रहा है एक्सप्लेन करने में, इसीलिए इसको हम लोग बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कहते हैं. क्लियर? तो नाउ इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, व्हाट्स आर पॉइंट्स, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं. फर्स्ट थिंग, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, हाँ ये भी ध्यान रखेंगे, दिस मॉडल गिवन बाय नील्स बोर in 1930 and based upon Planck's quantum theory. हम लोगों ने पढ़ा था this theory is given by Max Planck in 1900 and really explains stability of the atom. तो what is the postulates? First postulates क्या है, आइए वो देखते हैं. पहली बात उन्होंने बताई नील्स बोर ने, there are so many circular orbits are possible around the nucleus in an atom. Many circular orbits are possible. Clear? जहां इलेक्ट्रॉन को घूमना होता है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं. ठीक है? Circular orbits are present around the nucleus in
an atom. Clear? Many circular orbits are possible, but an electron cannot revolve in all orbits. Electrons revolve in some definite orbits which have definite energy level. These energy levels are called also stationary orbits. Clear? Yes. Electrons revolve in some definite circular orbits. Clear? They are without emission of energy during motion. रदरफोर्ड की हमारे पास में जो डिमेरिट क्या थी, क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था, द इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus. So according to electrodynamic theory, ये इलेक्ट्रोडायनामिक थ्योरी भी किसने दी थी, मैंने बताया था पीछे, ठीक है ना। तो उसमें उनके अनुसार जो क्लार्क मैक्सवेल ने थ्योरी दी, उनके अनुसार जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उससे एनर्जी लॉस होती है, by which radius of electron becomes short with time, and at the last electron falls into nucleus according to Clerk Maxwell. तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो आपकी सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं उसमें कुछ डेफिनेट ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और वहां रिवॉल्व करते समय उनके मोशन के ड्यूरिंग, मोशन के समय जो है एनर्जी का इमिशन होता ही नहीं। तो एक्चुअली है कि इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस डेफिनेट बनी रहेगी, ठीक, वो डिक्रीज नहीं करेगी। क्लियर? ये तो वी कैन से these orbits have definite energy. Clear? These they are really orbits of definite energy are called energy levels or stationary states. और you can say stationary orbits. अब देखिए स्टेशनरी जो वर्ड होता है उसकी जो वर्ड मीनिंग होती है इसके मतलब होता है रुका हुआ। तो स्टेशनरी का मतलब ऐसा नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है। द स्टेशनरी की मीनिंग है एनर्जी इज डेफिनेट, एनर्जी इज नॉट चेंज्ड। यहां जो स्टेशनरी की मीनिंग है दैट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज इन एन ऑर्बिट ड्यूरिंग मोशन, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, इसीलिए इनको कहा गया है स्टेशनरी। ये यहाँ स्टेशनरी स्टेट्स की मीनिंग है। क्लियर? ये ना एनर्जी लेवल्स, इनको हम लोग एक और भी नाम दिया गया, इनको शेल्स भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड शेल्स। क्लियर? एनर्जी लेवल्स are designated
as K, L, M, N, O and so on. And by a number small n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and so on. These numbers are also called principal quantum numbers. These numbers are called principal quantum number. Principal quantum number. ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ये अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे चल के पढ़ेंगे. ये यहां से हुई बात. अब ये आपका जो मैंने बताया आपको designated by k element. Suppose this is the nucleus. And these are circular orbits around the nucleus in which electrons revolve. These are energy levels. Clear? These are energy levels and this so on. So they are principal quantum number for this orbit is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. And designated by numbers K, L, M, N, O, P and so on. So n is equal to 1 for K shell nearest to the nucleus. Clear? ये बात ध्यान रखेंगे. तो हम कह सकते हैं उसी पॉइंट में where n is equal to 1, that is K shell is the nearest energy level to the nucleus. Clear? अब इन डेफिनेट एनर्जी लेवल्स को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइए उसके बारे में. क्लियर? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो देखते हैं. एंगुलर मोमेंटम of an electron and an energy level is h upon 2 pi or total multiple of it. Clear? That is mvr is equal to nh upon 2 pi. यहाँ एंगुलर मोमेंटम क्या वर्ड बताते हैं आपको. आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा होगा. It is the mass into velocity. In the linear motion, in the same way in circular motion, the momentum is called angular momentum. Angular momentum. Clear? तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है फिजिक्स में आप इसको पढ़ेंगे रोटरी मोशन में. एंगुलर मोमेंटम really product of moment of inertia and angular velocity. Moment of inertia and angular velocity. Clear? It is symbolized by J. And the moment of inertia is represented by I. Clear? And angular velocity by omega. And formula of moment of inertia is equal to mr square. And the angular velocity is v by r. So it will be equal to mv. Clear? That is why angular momentum is represented by mvr. Clear? ये है एक्चुअली में. तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे. ठीक है ना. रोटेशनरी मोशन में
it is equal to moment of inertia into angular velocity. Now, what is the m? Really, when electron revolves around the nucleus in this way, suppose in this way, clear? Their mass ये है, इसकी velocity ये है, it is the radius. So hence, what is the m? Mass of electron. Clear? And v, velocity of electron in an orbit, and r, radius of orbit in which electron revolves. And what is the n? The shell number of energy level. Clear? And what is the h? You know already Planck's constant. इसकी वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूं. क्लियर? प्लैंक्स क्वांटम, इसको मैंने कहां पढ़ा था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. तो ये पहचान है हमारे पास में स्टेशनरी ऑर्बिट्स की, एनर्जी लेवल्स की, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते समय कोई भी एनर्जी लॉस नहीं करता है, उसकी मोशन के कारण एनर्जी लॉस नहीं होता है, जैसा कि क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था. ठीक, मगर उनके लिए शर्त है, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स वही होंगी जहां पर mvr इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम nh/2 होगा. h/2 का कैसा कब का होगा? टोटल मल्टीपल होगा. यानी हम लोग कह सकते हैं as angular momentum is quantized. ठीक है, उसका क्वांटाइजेशन है हमारे पास में, इसको डिस्क्रीट एनर्जी में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं. h/2 का हमारे पास में हाफ ले लें, 0.3 ले लें, 0.4 पार्ट ना. जैसे हम लोगों ने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, द सेम वे द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन एंगुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट. तो देखिए आप, रदरफोर्ड की जो पहली कमी थी हमारे पास में, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, वहां पर ये कहा गया था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते समय जो है, जो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा कि एनर्जी लॉस होगी और लास्ट में आपका फाइनली ड्रॉप कर जाएगा न्यूक्लियस में, खत्म हो जाएगा. तो बात ही खत्म हो गई. यहां कहा गया कि डेफिनेट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते समय मोशन के कारण कोई एनर्जी लॉस नहीं करेगा, किसी प्रकार का कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा. ठीक है. अब दूसरी बात उठती है स्पेक्ट्रल लाइंस की. आइए उसके बारे में बात करते हैं. सेकंड डीमेरिट थी रदरफोर्ड की, उसको कैसे यहां रिमूव किया गया है, आइए वो देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग. यहां पर बता दूं मैं आपको कि there are really energy levels present near the nucleus has lowest energy, उसे कहते हैं ग्राउंड एनर्जी लेवल. ठीक, उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी. ठीक, ये ध्यान रखेंगे. An orbit nearest to the nucleus has lowest energy. So it is called ground energy level. Clear? अब जैसे जैसे हम लोग यहाँ न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, हाई एनर्जी लेवल्स आते जाएंगे. ठीक है ना. As we go away from the nucleus,
energy is increased for orbits. Clear? Energy increasing order में चलती है. Now we go next point. Really, energy of an electron in an energy level is given by this sign, minus 2.18 into 10 to power minus 18 z square upon n square joule per atom, or minus 13.6 z square upon n square electron volt per atom. For hydrogen, you know z is equal to 1, so there En is equal to minus 2.18 into 10 to power 18 minus n square joule per atom, or minus 13.6 upon n square electron volt per atom. Clear? इस एनर्जी को भी हम लोग डिस्क्रीट नहीं कर सकते. देयर आल्सो देयर रूल इज फॉलोड ऑफ क्वांटाइजेशन. एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. ध्यान रखिए. Suppose there are different energy levels are present in this way. जैसे कि हमारे पास में है n is equal to 1, 2, 3 है. इनके लिए लोग देखें what is the angular momentum? h upon 2 pi. ठीक, they are 2h upon 2 pi, they are 3h upon 2 pi, and so on. And the energies will be minus 13.6 electron volt, because n is equal to 1. For taking hydrogen atom, there will be minus 13.6 upon n square, that is 2 square, 4 electron volt. There will be minus 13.6 upon 9 electron volt. आप देख रहे हैं एनर्जी आगे जाने पर जो है इंक्रीज कर रही है, न्यूमेरिकली वैल्यू डिक्रीज कर रही है, क्योंकि यहाँ पर 4 से डिवाइड किया गया, 9 से डिवाइड किया गया, बट नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव में जितनी छोटी वैल्यू होती है उतनी बड़ी. अरे क्वेश्चन उठता है दिमाग में, ये नेगेटिव लोगों ने क्यों लिया? व्हाट इज द कॉज ऑफ नेगेटिव? उसका रीजन है जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ से बाहर निकल जाता है, जिसे कहते हैं आयनाइजेशन ऑफ एटम. ठीक, हम यूं मान सकते हैं ये आपका जो है n is equal to इनफाइनाइट लेवल पे आ गया, बाहर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के रेस्ट में होता है. जब इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाता है, when electron is lost by an atom and come out from the atom, it come in rest, and the rest position its energy is 0. और एक्चुअली है कि हमारे पास में जब ये बाहर निकलेगा तो पूरी एनर्जी इसकी हमारे पास, ठीक है, लॉस्ट हो जाएगी. तो जो मैक्सिमम एनर्जी हमारे पास में वो ये लेवल लिया गया, तो उसके रेस्पेक्ट में E का वैल्यू 0 है, उसके पहले यहाँ किसमें होगी? 0 से कम, नेगेटिव वैल्यू होगी. क्लियर है हमारे पास? तो इट इज द ग्राउंड एनर्जी लेवल, एंड दीज आर हाई एनर्जी लेवल. क्लियर?
Now the next point, when an electron jumps from one energy level another energy level, that means from the low energy level to high energy level or high energy level to low energy level. अब बड़ी क्लियर सा बात है, जब लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। और जब हाई एनर्जी लेवल से लोअर में आएगा तो क्या होगा? इमिशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होते समय, मूवमेंट के समय तो एनर्जी लॉस और इमिशन एब्जॉर्प्शन की बात ही नहीं कही गई थी, वो मूवमेंट की बात है। हम कह रहे हैं बाहर से एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तब वो जंप करेगा। मूवमेंट के समय स्वयं इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस नहीं करेंगे। ठीक है। जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा उस समय की बात। देन इट एब्जॉर्ब्स or emits definite energy in the form of photons, और जब डेफिनेट एनर्जी के फोटॉन होंगे तो उनकी डेफिनेट वेवलेंथ होगी, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, तो एक्चुअली है क्योंकि जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ठीक, उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है वहां पर वैसे लाइंस दिखाई पड़ेंगी। क्लियर? दैट इज द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्लियर? दैट इज द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ definitive wavelength और frequency। Clear? This is, इस बात को हम एक एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लेते हैं। You know this n is equal to 1, 2, 3. The energy is minus 13.6 electron. For hydrogen atom, they are minus 13.6 upon 4. Minus 13.6 upon 9 is 13.6 upon 16 electron volt. Using formula minus 13.6 upon n square, that is equal to taken for the hydrogen atom. So it is the ground energy level. क्योंकि इन वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू जा रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ग्राउंड एनर्जी लेवल। So when electron gains energy equal to difference of energy level of this and this, suppose yeah this of this, ठीक, ये by photons, ये कहां से एनर्जी आपका एब्जॉर्ब करेगा? जब फोटॉन्स इस पर गिरेंगे हमारे पास। ठीक है ना? यहां पर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स बाय द लाइट एनर्जी। ठीक, और यहां जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास मान लीजिए वापस यहां जंप कर रहा है, तो इन दोनों के एनर्जी लेवल जो डिफरेंस होगा, इसका जो डिफरेंस होगा, उतनी एनर्जी बाहर इमिट हो जाएगी, क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है। दिस इमिशन ऑफ फोटॉन। क्लियर? Their photon energy is equal to delta E is equal to their E2 minus E1. Their E1 is the ground energy level, low energy level, and E2 is the high energy level. मान लीजिए यहाँ से यहाँ jumping हो रही है, तो E1 is the low energy level. It will be equal to the h nu,
is equal to hc upon lambda according to also Planck's quantum theory. So this is the Bohr's atomic model. अब इस बोर एटॉमिक मॉडल के और आगे मेरिट्स क्या हैं, इनके भी ड्रॉबैक्स हैं, इनकी भी डिमेरिट्स हैं, ठीक है ना, उनके हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो।